हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा जेएनयू 2019 एमएससी एंट्रेंस केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर को। देखिए, ये पेपर में दो पार्ट होता है, एक पार्ट ए होता है और एक पार्ट बी होता है। पार्ट ए में आपके 20 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें ये एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो टोटल आपका 40 मार्क्स का होगा। और यहाँ पर पार्ट बी में भी 20 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के होते हैं, तो टोटल आपका यहाँ पर 60 होगा। तो ये इस तरीके से 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा। तो चलिए यहाँ पहला क्वेश्चन देखते हैं। अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एन एल्काइल हाइड्राइड इज कैरीड आउट विद एन एजाइड इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो है मेथनॉल, एज वेल एज इन ए पोलर एप्रोटिक डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। तो रिएक्शन का रेट क्या होगा ये पूछ रहा है। देखो, सबसे पहले बेसिक डिफरेंस बता देता हूँ कि यहाँ पर कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि ये रिएक्शन किस टाइप की है। देखो, कोई भी रिएक्शन दो तरीके से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मिल सकता है, एक SN1, एक होता है SN2। तो देखो, SN1 में हम सब जानते हैं कि क्या होता है कि यहाँ जैसे मान लो एल्किल हाइड्राइड है, हमारे पास कोई RX है, ठीक है। अब R यहाँ पर इस तरीके से है कि CH, और मान लो यहाँ पे मैं H ले लो, ये CH3 ले लो, कुछ भी ले लो आप। यहाँ पर आपका हाइड्राइड है सिंपल, और यहाँ पर आपका मान लो न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल आपका मान लो अभी पहले H है, तो क्या होगा कि पहला स्टेप होता है कि X ग्रुप निकलेगा, तो ये होगा नेगेटिव चार्ज, ये होगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ न्यूक्लियोफाइल पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज रहता है। तो सपोज अगर कि ये जो आपका SN1 रिएक्शन हो रहा है, अगर प्रोटिक सॉल्वेंट में हो रहा है, तो क्या होगा, वो पोलर होगा। तो पोलर होने की वजह से जो इसका ट्रांजिशन स्टेट होता है ना, देखो यहाँ पर X माइनस, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, मतलब सबस्ट्रेट पर भी कटायन है, और जो यहाँ से लिविंग ग्रुप निकल रहा है उस पे एनायन है। तो इन दोनों को स्टेबलाइज करने के लिए जो है ये प्रोटिक सॉल्वेंट में ये रिएक्शन फास्टर होती है। मतलब प्रोटिक जो सॉल्वेंट होगा उसमें ये SN1 को फेवर करेगा, मतलब वो कोशिश करेगा कि मॉलिक्यूल जो है पोलराइज हो, और पोलराइज होकर के वो स्टेबलाइज करेगा। तो इसीलिए SN1 रिएक्शन जो है वो पोलर सॉल्वेंट में फास्टर होते हैं। और SN2 जो रिएक्शन होते हैं वहां पर क्या होता है कि मैकेनिज्म देखो, आप बता रहा हूँ, जैसे मान लो CHH है मेरे पास, और यहाँ पर एक मेरा हेलोजन ग्रुप निकल रहा है, लिविंग ग्रुप है, और इधर से न्यूक्लियोफाइल अप्रोच कर रहा है, और यहाँ पर मान लो H है। तो ये इस तरीके से देखो, यहाँ पे क्या होता है कि ट्रांजिशन स्टेट जो फॉर्मेशन होता है, इसमें जो न्यूक्लियोफाइल होता है, इसमें जो चार्ज होता है ना, ये लोकलाइज्ड होता है, डिलोकलाइज नहीं होता है, ये लोकलाइज्ड होता है। लोकलाइज्ड होने का मतलब ये है कि चार्ज सिर्फ एक ही एटम पे कॉन्सेंट्रेट रहता है, और वो जाएगा और कार्बन पे अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। तो ये क्या फेवर करता है कि यहाँ पर कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट, मतलब एप्रोटिक सॉल्वेंट को फेवर करता है, ठीक है। एक प्रोटिक सॉल्वेंट को ये फेवर करता है, उसमें इसका रेट फास्टर होता है, ठीक। तो जैसे आपका यहाँ पर है डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, तो इस ये ए प्रोटिक है, तो यहाँ पर SN2 फेवर करेगा, और MEOH यहाँ पर SN1 फेवर करेगा। अब बात आती है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये SN1 है या SN2 है। तो देखो, एक बहुत ही बेसिक ट्रिक बता रहा हूँ आप लोगों को कि कैसे आप बताओगे कि SN1 है या SN2 है। तो SN1 में देखो, मैंने बता दिया कि ये चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए होता है, ए प्रोटिक जो SN2 को फेवर करता है। तो अगर आपका जो न्यूक्लियोफाइल है, अगर वो चार्ज को खुद में कंटेन कर रहा है, जैसे आयोडाइड माइनस आयन, तो ये जो चार्ज है ये सिंगल एटम पे लोकलाइज्ड है, तो ये SN2 को फेवर करेगा, ठीक है। एजाइड आयन SN2 को फेवर करेगा। ये एक्चुअली देखो, SN2 में जो है ना, ये जो रेट होता है न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करता है, प्लस आपका सबस्ट्रेट पे भी डिपेंड करता है। लेकिन जो SN1 है, यहाँ पर रेट सिर्फ सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करता है। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर एजाइड आयन दिया है, SN2 को फॉलो करेगा, तो एक प्रोटीन में सॉल्वेंट में इसका रेट फास्टर होगा। तो बोल रहा है कि यहाँ पर द रिएक्शन डायरेक्टली स्लोअर इन मेथनॉल, तो ऑब्वियसली यहाँ पे स्लोअर होगा। वेरी फास्ट इन मेथनॉल गलत है ऑप्शन। रेट आर सेम इन द मेथनॉल एंड DMF, ये भी गलत है। रिएक्शन डज नॉट प्रोसीड इन DMF, ये भी गलत है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा कि जब प्रोटिक सॉल्वेंट मिलेगा तो वहाँ SN1 को फॉलो करता है, तो यहाँ पर एजाइड आयन है जो कि SN2 को फेवर करेगा, क्योंकि वो जो चार्ज है ना, एजाइड आयन मतलब आप समझ रहे हो, ये N डबल बॉन्ड N, ठीक है, डबल बॉन्ड N,
तो एक तरफ निगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये होता है स्ट्रक्चर मेनली। तो ये दो न्यूट्रलाइज होते हैं और ये निगेटिव चार्ज होता है। तो एक चार्ज ये लोकलाइज होता है इस पर और ये डायरेक्ट अप्रोच करता है यहाँ पर कार्बन पे, ठीक। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। पैरा क्लोरो मिथाइल बेंजीन इज रिएक्टेड विद सोडामाइड इन लिक्विड अमोनिया, प्रोडक्ट पूछा है। तो पैरा क्लोरो, पहले आप स्ट्रक्चर बना लो। देखो यहाँ पर मैं पैरा क्लोरो कर ले रहा हूँ, यहाँ पर मिथाइल बेंजीन है, तो मतलब ये टॉलुइन है, ठीक है। मिथाइल बेंजीन हो गया। अब बोल रहा है NaNH2 के साथ और लिक्विड अमोनिया है, तो NaNH2 और लिक्विड अमोनिया, ये आपको पता है इसका फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले ये NH2 माइनस बेस होगा, तो ये क्या करेगा कि बेंजीन रिंग के जो प्रोटॉन है उनको अब्स्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो सपोज ये यहाँ से H प्लस को लेगा और ये H प्लस अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ रिंग में देगा और ये Cl निकल जाएगा। तो आपका जो करेक्ट स्ट्रक्चर होगा वो यहाँ पर ये बनेगा, ठीक है। देखो मिथाइल, ठीक है, मिथाइल और एराइन इंटरमीडिएट हो गया। अब इसके बाद मिथाइल ग्रुप क्या करेगा, ये आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ बढ़ा सकता है, एक तो ऑर्थो पे प्लस आई इफेक्ट के थ्रू बढ़ाएगा और एक जो है पैरा पे बढ़ाएगा। तो अब जो इनकमिंग इसके बाद फिर से NH2 माइनस जो आएगा वो ऑलरेडी न्यूक्लियोफाइल है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो अब वो इस पोजीशन पे तो नहीं जाएगा। तो सिंपल यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे करेगा और ये इसको यहाँ भेज देगा। तो यहाँ पे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, या तो यहाँ करे तो मतलब मेटा पोजीशन पे बनेगा। तो आपका सिंपल जो मेटा है पोजीशन, इसका NH2 लग जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर मिथाइल आ जाएगा। तो मेटा एमिनो मिथाइल बेंजीन बनेगा केवल इसका प्रोडक्ट, ठीक है। ये है सेकंड ऑप्शन, एम एमिनो मिथाइल बेंजीन, ठीक। और ये बोल रहा है कि ऑर्थो एमीन मेटा एमीन, अच्छा ये बोल रहा है कि यहाँ पर देखो मिथाइल मिथाइल बेंजीन ये जो है मेजर प्रोडक्ट होगा। तो एक्चुअली ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये यहाँ पर अटैक करना इसका ऑर्थो पोजीशन पे, मतलब जहाँ पे चार्ज सेम हो वहाँ पे मुश्किल है। तो मेरे ख्याल से ये सिर्फ इसका बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होना चाहिए। एक बार देख लीजिए आप। अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ द फिनॉल, ऑर्थो मेटा एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो ये देखो बहुत अच्छे से आप इसको समझ सकते हो। सिंपल यहाँ पर क्या है, एक तरफ फिनॉल है और मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा तभी आपको देखो क्लियर होगा सब। तो एक तरफ फिनॉल हो गया और यहाँ NO2 लगा दे रहा हूँ, ये हो गया आर्थो, और यहाँ पर देखो लगा दूंगा मैं क्या, मेटा हो जाएगा भाई NO2, और यहाँ पर हो जाएगा आपका पैरा। तो देख लो ये हो गया NO2 और ये सॉरी यहाँ पर OH लगा देता हूँ और ये पैरा हो जाएगा आपका OH NO2। अब देखो NO2 का जो कैरेक्टर है वो क्या है, -R और -I इफेक्ट। लेकिन ये मेटा पोजीशन पे याद रखना, मेटा पोजीशन पे केवल -I शो करता है, ओनली -I। तो अब देखो मेटा वाला जो है सिर्फ -I इफेक्ट काम करेगा, हाँ, जबकि यहाँ जो ऑर्थो पे है ये -R और -I दोनों करेगा, यहाँ पर भी -R -I दोनों करेगा, राइट। और देखो NO2 ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना। तो ये क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो जब खींचेगा तो प्रोटॉन को इजीली हम रिमूव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो NO2 जो ग्रुप है ना, ये आर्थो पोजीशन पे ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। तो जिसकी वजह से ये पैरा के कंपेयर में इसकी जो है मतलब एसिडिटी देखो होना चाहिए क्या, कि जब आपका -R ग्रुप यहाँ भी लग रहा है, -R यहाँ भी लग रहा है, यहाँ -I है, यहाँ -I है, तो आर्थो पोजीशन पे ये ज्यादा खींचेगा क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ ज्यादा काम करेगा। तो इसका मतलब इसकी एसिडिटी ज्यादा होना चाहिए। लेकिन ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से इसकी एसिडिटी कम हो जाती है पैरा के कंपेयर में। तो पैरा की एसिडिटी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है, पैरा की सबसे ज्यादा होगी। इसके बाद क्या होगा कि आर्थो का होगा, ठीक है, देन आपका मेटा का होगा, मेटा में क्योंकि आपका सिर्फ -I काम कर रहा है, और उसके बाद फिनॉल का होगा क्योंकि यहाँ पे तो कुछ ग्रुप नहीं है। तो ये आपका नॉर्मल जो ऑर्डर है ये होगा इसका। तो देख लो आपको फोर्थ होगा, फिर उसके बाद आपका सेकंड होगा,
तो फोर्थ हो गया, सेकंड हो गया, और देन थर्ड, और देन फर्स्ट। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो कि प्रोडक्ट पूछ रहा है, सीक्वेंस दिया है। तो ये रिएक्शन आप देख के समझ सकते हो कि कौन सी रिएक्शन है। आपको कार्बोनिल ग्रुप दिया है यहाँ पर, और ये आपका क्या है, एलाइड है, एलाइड, फास्फोरस एलाइड। सिंपल आप रिएक्शन क्या हो सकता है, देखो यहाँ CH2, यहाँ पार्शियल क्या होता है, निगेटिव चार्ज, यहाँ पार्शियल होता है पॉजिटिव चार्ज। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर होगा, तो अब क्या करेगा कि ये निगेटिव चार्ज जो है यहाँ कार्बोनिल पे अटैक करेगा, और ये O- होगा। तो आपका जो बनेगा प्रोडक्ट मैं बता देता हूँ, O- होगा, और ये आपका कार्बन है CH2 वाला, और इससे मान लो मेरा फास्फोरस है जुड़ा हुआ, और ये PPH3 लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये पॉजिटिव चार्ज आएगा, एट द सेम टाइम ये ऑक्सीजन निगेटिव इस पे अटैक कर देगा, तो ये यहाँ पर एक तरीके से बॉन्ड 4 मेंबर साइक्लिक रिंग बन जाती है। इसके बाद क्या होता है कि फास्फोरस और ऑक्सीजन का जो बॉन्डिंग स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होने की वजह से ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इधर फास्फोरस में बना लेता है, और फास्फोरस अपना बॉन्ड कार्बन के साथ तोड़ देता है। तो फाइनली आपको जो है ये कंपाउंड मिलेगा CH2, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी होगा, राइट। अब अगला देखो, द कंपाउंड दैट इज एरोमेटिक। तो एरोमेटिसिटी की क्राइटेरिया क्या है, पहले ये जान लो। तो एरोमेटिक होने के लिए मॉलिक्यूल के पास क्या होना चाहिए कि सारे जो कार्बन है पहला sp2 हाइब्रिडाइज होने चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स कि वो प्लेनरिटी रखनी चाहिए, ठीक है, प्लेनर होना चाहिए। और दूसरा जो है 4n+2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उसमें सिस्टम में, ठीक है। तो अब ये दो रूल फॉलो होने चाहिए एरोमेटिसिटी के लिए। तो पहला देखो मॉलिक्यूल 2 2 4 2 6 6 5 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, और सारे sp2 हाइब्रिडाइज है। इलेक्ट्रॉन आपके जो है डिलोकलाइज है, बिल्कुल डिलोकलाइज है, ठीक है। ये यहाँ से होगा, ये यहाँ से होगा, तो ये एरोमेटिक है। बी ऑप्शन देखो, यहाँ 2 4 6 8 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। दैट मीन्स कि अगर आप n की वैल्यू यहाँ 2 भी रखोगे तब भी क्या होगा, ये 10 होगा, 10 पाई इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये आपका एरोमेटिक सिस्टम नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका एरोमेटिक नहीं होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। एंटी एरोमेटिक के लिए केवल 4n चाहिए होता है, तो ये नहीं होगा। और ये देखो यहाँ पे 2 2 4 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, एरोमेटिक होगा। और यहाँ पर देखो 2 4 6 8 10, ये 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया, एरोमेटिक होगा। तो आपका जो पूछा है कि कंपाउंड दैट इज नॉट एरोमेटिक, तो आपका करेक्ट आंसर है बी, ठीक है। इसका बी आंसर करेक्ट है, समझ गए। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, द अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड अंडरगो अ रिंग क्लोजर रिएक्शन विद द कंजुगेटेड डाइईन, ठीक है। तो कंजुगेटेड डाइईन के साथ रिंग क्लोजर रिएक्शन जाता है, तो ये क्या होता है देखो, आपने वो कौन सी रिएक्शन है यार, उसका नाम भूल रहा हूँ अभी, हम लोग पढ़ते हैं ना वो, चलिए ठीक है, वो मुझे भी याद नहीं आ रहा है। तो मेनली मैं बता रहा हूँ यहाँ को कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड जो कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है, अंडरगो रिंग क्लोजर रिएक्शन विद कंजुगेटेड डाइईन, ठीक। तो कंजुगेटेड डाइईन के साथ जो रिएक्शन होता है ये डाइल सेल्डर रिएक्शन होता है, इसको क्या बोलते हैं, डाइल सेल्डर रिएक्शन, ठीक है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि डाइल सेल्डर रिएक्शन कैसे होता है। मेनली क्या होता है, कंजुगेटेड डाइईन होता है आपका सिस्टम, ठीक है, ये होता है। और यहाँ पर क्या होता है कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, तो मान लो मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है, अल्फा हो गया, बीटा हो गया, और ये कार्बोनिल कंपाउंड हो गया, ठीक, मान लो ये हो गया मेरे पास। अंडरगो रिंग क्लोजर रिएक्शन विद कंजुगेटेड डाइईन, ये हो गया मेरा, ठीक। तो अब ये रिएक्शन क्या होता है कि इसमें सिंपल साइक्लो एडिशन होता है, मतलब ये जो जैसे ये इधर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, CO8 ग्रुप क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो सबसे पहले ये यहाँ अटैक करेगा, और ये जो है यहाँ पे अटैक कर देगा निगेटिव चार्ज, ठीक। तो ये जो डबल बॉन्ड है ये इधर जाता है, और ये एक तरीके से इस टाइप से आपका सिस्टम बन जाता है। तो यहाँ पर आप समझ लो कि जो ग्रुप यहाँ लगा हुआ है ET यही जुड़ेगा, तो ये रिएक्शन होती है, तो इसको बोलते हैं डाइल सेल्डर रिएक्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कंसीडर द स्टेटमेंट ऑन द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड। तो ये दो कंपाउंड आपको सेट दिए हुए हैं, तो यहाँ बताना है कि ये कंपाउंड कैसे हैं। तो सबसे पहले आप क्या करो कि देख लो कि ये क्या है, कि एक दूसरे के मिरर इमेज है क्या।
तो यहाँ एक मिरर लगा दो, तो ये जो ओ एच यहाँ पर है ये क्या होगा, ये यहाँ पे आ जाएगा और एच यहाँ आएगा, बिल्कुल है। यहाँ ओ एच जो है ये राइट साइड आ जाएगा, बिल्कुल ये एक दूसरे के मिरर इमेज है। मिरर इमेज है इसका मतलब क्या होगा कि नॉन सुपरिम्पोजिबल मिरर इमेज देखना है, ठीक है। तो नॉन सुपरिम्पोजिबल इसको उठा करके पूरे मॉलिक्यूल को अगर इस पे चिपकाओगे तो ये जो ओ एच है ये यहाँ पे बैठेगा, ठीक है, और ये जो एच है यहाँ बैठेगा। दैट मीन्स कि ये नॉन सुपरिम्पोजिबल मिरर इमेज है। तो ये क्या होगा, आपका इनएंसियोमर होगा, राइट, ठीक है। और दूसरा क्राइटेरिया भी आपको बता दे रहा हूँ कैसे चेक करोगे। यहाँ पर निकालो, अगर ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये मान लो सपोज अगर आर आ रहा है, अभी सपोज कर रहा हूँ, यहाँ निकाल नहीं रहा हूँ क्या आया है, ठीक है। तो सेम यही CHO वाला जो कार्बन लगा हुआ है इसका कॉन्फ़िगरेशन मान लो एस आया, और यहाँ पर जो लगाया है आपने मान लो इसका भी आर है और इसका भी अगर एस आया, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन होता है मतलब आर से एस आ रहा है या एस से आर आ रहा है, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, इनएंसियोमर होते हैं, ठीक। मैंने यहाँ निकाला नहीं है, ठीक है, कंफ्यूज मत करना, आप चेक कर लेना। मैं यहाँ सिंपल तरीके से बता दे रहा हूँ कि नॉन सुपरिम्पोजिबल मिरर इमेज है तो इनएंसियोमर होगा। और दूसरा कंफर्मेशन के लिए भी बता रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है कि आइडेंटिकल जो मॉलिक्यूल होते हैं ना उनमें जो है मिरर इमेज होता है, वो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होने की वजह से वो आइडेंटिकल होते हैं। तो यहाँ जो इनएंसियोमर होते हैं उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री अब्सेंट होती है, नहीं होती है प्रेजेंट। तो ये भी देख लो, प्लेन ऑफ सिमेट्री है नहीं, ठीक है, तो दैट मीन्स कि इनएंसियोमर है। और तीसरा क्राइटेरिया मैंने आपको चेक करने का बता दिया कि आर और एस निकाल लो, अगर मिल रहे हैं तो दैट मीन्स इनएंसियोमर होंगे। अच्छा, अब इसके बाद बोथ आर थ्रियो फॉर्म। तो थ्रियो के लिए देखो क्या होता है कि जैसे यहाँ पर आपका मान लो कोई भी कंपाउंड है, जैसे मान लो यहाँ पे मैं मान रहा हूँ CD है, ठीक है, और यहाँ पर भी मान लो आपका CD है, ठीक। तो अब अगर यहाँ पर A आ रहा है, ठीक, और यहाँ पर आपका मान लो जैसे ये है ना, तो A यहाँ पर है, OH ग्रुप को मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ B है, यहाँ B है। तो ये आपके क्या हो गए कि अगर दोनों अपोजिट आ रहे हैं तो क्या है, ये थ्रियो है। बोथ अगर जैसे यहाँ H है, यहाँ OH है, तो ये अपोजिट है, तो ये क्या है, थ्रियो है। अगर दोनों सेम साइड आएंगे, जैसे यहाँ मान लो A आया, तो ये जो कंपाउंड होगा ये इरिथ्रो होगा, ठीक है, इरिथ्रो होगा। और यहाँ पर जो अपोजिट रहते हैं ये थ्रियोज होते हैं, तो यहाँ पर ये और ये दोनों सेट सही है। तो फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट ऑप्शन। द लार्जेस्ट डायमीटर अमंग द फॉलोइंग एनायन। तो देखो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे जैसे आप हेलोजन में ऊपर से नीचे जाओगे आपको लगेगा कि यार साइज तो बढ़ेगा, बिल्कुल साइज बढ़ेगा, बिल्कुल 100% साइज बढ़ेगा। तो ब्रोमाइड आयन का साइज सबसे ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ये जो है ना भाई साहब हाइड्राइड आयन, इनकी साइज इतनी ज्यादा होती है कि ये ब्रोमाइड के साइज से भी ज्यादा बड़ी होती है हाइड्राइड आयन। क्यों? क्योंकि जब यहाँ निकालोगे आप तो एक प्रोटॉन पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दैट मीन्स कि एक प्रोटॉन जो है 2 इलेक्ट्रॉन को बांटता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या होता है, गुब्बारे की तरह फूल जाता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, डिफ्यूज सेल में मूव करने लगते हैं, मतलब ये एक सेल को मूव करके यहाँ पे आ जाते हैं। तो साइज इनकी जो है बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर जाते हैं, एक तरीके से समझो कि ये बैलून की तरह फूल जाता है। तो हाइड्राइड आयन की साइज इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि ये ब्रोमाइड आयन से भी ज्यादा हो जाती है। तो जब इससे ज्यादा हो जाएगा ब्रोमाइड आयन से भी, तो क्या होगा कि इसका डायमीटर भी इससे ज्यादा होगा। बिल्कुल, डायमीटर मतलब यही होगा ना, तो जितना ज्यादा साइज उतना ज्यादा डायमीटर। तो पूछ रहा है लार्जेस्ट डायमीटर, तो यही डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है। अब क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ द कैल्शियम इज जनरली परफॉर्म बाई। तो देखो क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन जो होता है इनका टाइट्रेशन करते हैं ना हम EDTA के साथ। तो ये जो है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के थ्रू ही हम इनका क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। तो इसका C ऑप्शन करेक्ट होगा। अच्छा, ये देखो क्वेश्चन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि यहाँ पर देखो आपका सिंपल, अगर मैं आपको बताऊं कि पहला रिएक्शन मैं लिखूं, अगर MnO4 माइनस ये Mn2 प्लस गया है, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो +7 ऑक्सीडेशन था, यहाँ से +2 गया है, ठीक।
और अगर यहाँ देखो तो यहाँ पहले अगर आप एसिडिक मीडियम में बैलेंस कर रहे हो तो 4 ऑक्सीजन है इधर, तो यहाँ पहले 4 ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे तो क्या ऐड करोगे 4H2O, तो इधर कितना होगा 8H ज्यादा होगा, तो यहाँ 8H प्लस ले लो, राइट। अब देखो कितने चार्ज हो गए, 8 पॉजिटिव 1 निगेटिव, तो टोटल हो गए 7 पॉजिटिव, जबकि इधर कितने हैं 2 पॉजिटिव, तो इधर 5 इलेक्ट्रॉन को आप ऐड कर दो, ठीक है। अब देखो दूसरा इक्वेशन आपके पास है Br माइनस का, तो 2 Br माइनस को अगर आप यहाँ ऐड करोगे तो ये Br2 बनेगा, तो यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, ठीक है। तो अब इस रिएक्शन को बैलेंस करना है तो यहाँ आपको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, और इसमें आपको पूरे रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ भी करोगे तो आपका 10 इलेक्ट्रॉन होगा, तो ओवरऑल जब ऐड कर दोगे तो यही रिएक्शन आ जाएगी आपकी, ठीक। तो इसका जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो 10 होगा, ठीक है, कुछ करना नहीं था, बस रिएक्शन को बैलेंस करना था। तो इन ऑक्सी हीमोग्लोबिन द आयरन सेंटर इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड, तो देखो भाई इसमें जो है ना मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ कि इसका जो देखो क्या होता है कि जब डीऑक्सी फॉर्म में रहता है ऑक्सीजन, मतलब जब ऑक्सीजन नहीं अटैच रहता है आयरन से, केवल आयरन होता है और उससे फोरफायरिन रिंग जुड़ी होती है, मतलब नाइट्रोजन जुड़े होते हैं, तो आपका आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +2 होता है, ठीक है, और ये हाई स्पिन होता है, तो आयरन +2 मतलब D6 कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है, तो D6 हाई स्पिन होता है, ठीक है। तो अगर हाई स्पिन आप बनाओगे तो 1 2 3 4 5 6 यही होता है, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे ही ऑक्सीजन बाइंड करता है इसके साथ, ठीक है, यहाँ 5वें पोजीशन पे हिस्टाडीन ग्रुप होता है, मान लो यहाँ पर है, तो वो हिस्टाडीन रेसिड्यू होता है, 6ठे पोजीशन से ऑक्सीजन बाइंड करता है, और ये जैसे ही बाइंड करता है तो ऑक्सीजन जो होता है ये +2 स्टेट में ही रहता है, लेकिन बस ये लो स्पिन हो जाता है, ठीक है, D6 लो स्पिन में चला जाता है, ठीक है। तो लो स्पिन +2 इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, लो स्पिन +2 आयरन, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखो कहीं कहीं पे यहाँ क्या होता है कि ये लोग बोलते हैं कि जो है ये मतलब आयरन जो है आपका ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है, ऐसा मतलब बहुत सारे बुक में जो है ये दिया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है कंफ्यूजिंग है, ये आपको सिचुएशन देख करके लगाना है कि यार करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक। तो कई कई बुक में है +3 भी दिया है, लेकिन जो इसका अप्रोप्रिएट आंसर है वो +2 ही है, ज्यादातर मोस्ट ऑफ द बुक जो है ये +2 ही फॉलो करते हैं, ठीक है, लो स्पिन आयरन लो स्पिन +2, तो इसका करेक्ट आंसर डी है। In the metal olefin interaction, the extent of increase in the metal olefin pi back donation, देखो कैसे होता है कि ये मेटल, मान लो ये आपका मेटल सेंटर है, ये आपका कोई जो है ओलिफिन है, मतलब डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर मान लो जैसे ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ये पाई इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा मेटल के ऑर्बिटल में, इसके बाद मेटल के पास अपना जो है डी ऑर्बिटल है, तो इसकी पाई ऑर्बिटल के थ्रू इसके एंटी बॉन्डिंग में, ये एंटी बॉन्डिंग है इसका पास, ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या करता है ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो जैसे ये एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन देगा तो आप जानते हो ना बॉन्ड ऑर्डर बराबर होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2। तो जब बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन उतने ही है, मान लो 4 है, और नॉन बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन मान लो आपके 2 थे पहले, अभी 4 हो गए, तो 4 - 4 0 आ गया ना, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा घट रहा है, और पहले अगर 2 रहता तो ये आएगा 4 - 2 मतलब 2/2 मतलब 1 आएगा, तो 1 से 0, मतलब ये मैं सपोज कर रहा हूँ कि जैसे मतलब आपको बता रहा हूँ ये क्या हो सकता है, ठीक है। तो 2 से 1 से 0 गया, मतलब उसका बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करता है, मतलब ये जो पाई बॉन्ड है ना, ये क्या होता है कि ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्जन होता है एक्चुअली इसका। तो ये बोल रहा है कि लीड्स टू डिक्रीज इन द सीसी बॉन्ड लेंथ, तो सीसी जो सीसी डबल बॉन्ड का लेंथ है ये डिक्रीज करता है, तो ऐसा है क्या, ये डिक्रीज नहीं बल्कि ये सीसी डबल बॉन्ड का जो लेंथ है ये इंक्रीज कर रहा है ना। अब 1.34 होता है डबल बॉन्ड में बॉन्डिंग, तो जैसे ही इसको एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, जिसका बॉन्ड लेंथ होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम, तो ऑब्वियसली यहाँ बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर रहा है।
तो ये ऑप्शन इसका गलत है। चेंज ऑफ द फॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब इसका मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होता है, ठीक है। और चेंजेस द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द ओलेफिन, हाँ ये देखो सही है। तो इसका करेक्ट जो स्टेटमेंट है ये थर्ड वाला करेक्ट होगा, ठीक है। अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं, इंक्रीज विद द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूशन ऑन द ओलेफिन। नहीं देखो, जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होगा तो ऑलरेडी जो है ओलेफिन के पास इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो वो यहाँ मेटल से क्यों लेगा, तो ये गलत ऑप्शन है। तो करेक्ट ऑप्शन सी ही है। अगला क्वेश्चन देखो, डी ट्रांजिशन इन एन ऑक्टाहेड्रल निकिल 2+ कॉम्प्लेक्सेस। तो निकिल जो है ऑक्टाहेड्रल है, मतलब D8 सिस्टम है। D8 का मतलब है आपका, अगर मैं फिल करूं तो यहाँ पर देखो T2G होता है और ये होता है EG। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं। तो ये जितना भी ट्रांजिशन होगा ये आपको मिलेगा कहाँ से, ये मिलेगा आपको ऑर्गल डायग्राम से। तो इसका जब नॉर्मल आप ग्राउंड स्टेट निकालोगे तो ये 3F आएगा, ठीक है। और ये आपका जो ग्राउंड स्टेट आएगा 3A2G आता है, ठीक। और यहाँ पर इसके बाद आता है 3T2G, ठीक है। और इसके बाद आता है 3T1G, राइट। और यहाँ पर आता है आपका T1G, 3T1G, ठीक है। ये F होता है, मतलब F स्टेट, ये P स्टेट होता है, ठीक। तो ये F होता है, ये P होता है। तो यहाँ पर देखो मेनली जो है जितने भी ट्रांजिशन है ये, अगर डी ट्रांजिशन की बात कर रहा है तो वो क्या होगा कि लेपोर्टिव ऑर्बिटल के लिए डेल्टा एल की वैल्यू ±1 होनी चाहिए। तो यहाँ पर सेम डी ट्रांजिशन हो रहा है, तो ये तो फॉरबिडन होगा, तो लेपोर्टिव ऑर्बिटल का ही ऑप्शन करेक्ट होगा, या तो ए होगा या बी होगा। अब इस इन अलाउड और इस इन फॉरबिडन देखना है। तो देखो यहाँ पर 3, जब भी ट्रांजिशन जाएगा 3A2G से 3T2G जाएगा, 3A2G से 3T1GF जा सकता है, या तीसरा ट्रांजिशन हो सकता है। तो देखो यहाँ सबकी मल्टीप्लिसिटी सेम है, 3 से 3 जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, स्पिन अलाउड ट्रांजिशन है, मतलब अगर डेल्टा एस इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो ये स्पिन अलाउड होगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन इसका ए होगा, लेपोर्टिव फॉरवर्डन बट स्पिन अलाउड होगा। वेरिएशन ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस विद द कंसंट्रेशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो जो फार्मूला होता है, तो डीवाई ऑन सागर का फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, लैम्डा एम इक्वल टू होता है लैम्डा एम 0 माइनस B√C। तो ये y हो गया, ये आपका c हो गया, ये माइनस mx हो गया। तो y हो गया आपका लैम्डा एम, और ये √c के बीच में अगर आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हो, या c ले सकते हो आप, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस अगर ले रहे हो। तो मैं जनरल फार्मूला आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे स्लोप क्या है, निगेटिव है, तो ये डिक्रीज करता हुआ आएगा। तो केवल आपका थर्ड ऑप्शन ही है जो करेक्ट है, ठीक। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रे-ब्रोगली पार्टिकल वेव इज बेस्ट यूटिलाइज्ड इन द फॉलोइंग मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट। तो देखो यहाँ वेव पार्टिकल डुअलिटी कहाँ यूज होता है कि आप जो है फोटोवोल्टाइक सेल लेते हैं वहां में होता है, ठीक है। इसमें होता है डी ऑप्शन में फोटोवोल्टिक। इसमें कैसे होता है कि कोई एक मेटल की प्लेट होती है, यहाँ पर इंसिडेंट रेडिएशन होता है, ये फिर क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन को एक फोटॉन इजेक्ट करता है। तो वहां पर ये एज ए पार्टिकल काम करता है कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफर करके यहाँ रिमूव करता है। फिर ये यहाँ से जो मूव करता है तब उसका वेव कैरेक्टर आ जाता है। तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन डी होगा। एट विच टेम्परेचर द केमिकल एडजॉर्प्शन अकर। तो देखो एडजॉर्प्शन के लिए दो प्रोसेस हैं, एक होता है लो टेम्परेचर और एक होता है हाई टेम्परेचर। तो लो टेम्परेचर पे क्या होता है, फिजियो एडजॉर्प्शन होता है, ठीक है। फिजियो एडजॉर्प्शन का मतलब है कि सिंपल मतलब स्मॉल वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू इंटरेक्शन होता है, जबकि हाई जो टेम्परेचर पे होता है ये केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन के थ्रू होता है। तो यहाँ पर जो है आपका ये हाई टेम्परेचर होगा जो केमिकल एडजॉर्प्शन है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि इन अ सॉलिड हैज ए स्ट्रक्चर इन विच W एटम आर लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ ए क्यूब। तो ये मैं आपको बना दे रहा हूँ क्यूब एक, ठीक है। यहाँ पर देखो ये है एटम,
और ये आपका क्यूब है, यहाँ पर W एटम है जितने भी कॉर्नर हैं, तो इनका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 8 इंटू 1/8, तो मतलब आ जाएगा 1। ऑक्सीजन एटम आर एट द सेंटर ऑफ द एज, सेंटर ऑफ द फेस एज, सेंटर ऑफ फेस एजेस। अच्छा, तो ये कह रहा है कि भाई जो ओ एटम है द सेंटर ऑफ फेस पे लाई कर रहा है, मतलब सेंटर ऑफ फेस मतलब ये आपका हो गया, मान लो फेस हो गया, ठीक है। तो ये आपका मैं एक फेस दिखा रहा हूँ, मान लो ये है आपके पास फेस। अब बोल रहा है कि इस फेस के एट द सेंटर ऑफ फेस एजेस, तो फेस के एज के सेंटर पे है, समझ रहे हो बात। तो इसका मतलब इस टाइप से आपके पास कितने हो गए, टोटल हो गए 12 एज। तो 12 एज का अगर आप कंट्रीब्यूशन देखोगे तो देखो यहाँ पर एक फेस हो गया, ऐसे इसको आप आगे बढ़ा लोगे तो एक फेस इधर होगा, मतलब एक यूनिट सेल इधर होगा। ऐसे ही आप एक ऊपर ले जाओगे तो एक इधर होगा। तो ठीक है, तो आप एक तरीके से देखो तो 1 2 3 4 4 यूनिट सेल हो गए। तो 4 यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन है तो इसका 1/4 होगा, तो ये 3 आ जाएगा। तो आपका जो ऑक्सीजन एटम आया वो 3 आया। और बोल रहा है Na एटम आर एट द सेंटर ऑफ क्यूब, ये सेंटर ऑफ क्यूब में है, यहाँ पर है सोडियम, तो एक क्यूब में एक ही पोजीशन है सेंटर में, तो उसका कंट्रीब्यूशन 1 हो गया। तो आपका सोडियम एटम 1 आएगा। तो आप फार्मूला लिख दो, Na इक्वल टू हो गया 1, W हो गया 1, ऑक्सीजन हो गया 3, तो ये आपका NaWO3 लास्ट ऑप्शन आएगा करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, विच प्रोसेस वुड द हीट बी निगेटिव। अच्छा देखो, हीट किस प्रोसेस में निगेटिव होगी, चेंजिंग द टेम्परेचर ऑफ आइस वाटर टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड। आइस को आप जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो रहता है, यहाँ से आप 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक कैसे ले जाओगे, क्या वो हीट देगा हमको, हमको वापस हीट देना पड़ेगा तब वो पिघल के मेल्ट होकर के जाएगा। ठीक है, तो जहां हमको हीट रिलीज हो वहां पर निगेटिव होगी, जहां हमको हीट देना पड़े प्लस क्यू होगा, जहां से हीट निकलेगी वो माइनस क्यू होगी। तो बात समझ में आ गई। देखो, कंडेंसिंग स्टीम, स्टीम मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ वाटर, और इसको कंडेंस करके लिक्विड बनाओगे। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है कि ये हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर जाएगा, तो ये आपका क्या है, हीट रिलीज करेगा, हीट सराउंडिंग को रिलीज करेगा, दैट मीन्स माइनस क्यू होगा। ठीक, जबकि बॉइलिंग ऑफ वाटर हीट आपको देनी पड़ेगी। चेंजिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर फ्रॉम 30 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री, यहाँ भी हीट देना पड़ेगा। यही एक ऐसा सिस्टम है जहां से हीट रिलीज होगी, तो आपका करेक्ट आंसर इसका बी होगा। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट आर द यूनिट ऑफ के फॉर द रेट लॉ। ये तो यार देखो मैंने इतनी बार आपने प्रीवियस वीडियो में कराई हुई है कि dC/dt इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो डीसी क्या है, मोल पर लीटर है ना कंसंट्रेशन, तो यहाँ सिंपल मोल लीटर -1 अपॉन में ये टाइम हो गया, मतलब इसको सेकंड कर देता हूँ, और यहाँ पे के हो गया, और यहाँ मैं मोल और लीटर -1 कर देता हूँ, तो ये सिंपल इधर यूनिट कट जाएगा, सेकंड ऊपर आ जाएगा, तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक, व्हाट आर द रिडक्शन पोटेंशियल फॉर द फॉलोइंग हाफ सेल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखो इसके लिए आपको नस्ट इक्वेशन निकलना पड़ेगा। तो क्या होता है नस्ट इक्वेशन, तो ई सेल इज इक्वल टू होता है E0 सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई n लॉग ऑफ। अब देखो जब भी आपको लेना है रिडक्शन को लेना है तो हमेशा प्रोडक्ट का होगा अपॉन में रिएक्टेंट, मतलब अगर ये फॉर्मेट लेना है आपको हमेशा m n प्लस n इलेक्ट्रॉन लेकर के mn, ये आपको ध्यान में रखना है कि हमेशा रिडक्शन से हम लोग जो है ये लेते हैं एक्टिविटी। तो एक्टिविटी ऑफ एयर प्लस, ये तो सॉलिड होगा तो इसकी एक्टिविटी 1 हो जाएगी, डिवाइडेड बाई एक्टिविटी ऑफ एयर 3 प्लस, इसका एक्टिविटी दिया है 0.1 मोलर, तो यहाँ मैं डायरेक्ट 0.1 मोलर रख दे रहा हूँ। n की वैल्यू देखो 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो यहाँ n की वैल्यू 3 रख दिया मैंने। E0 सेल आपको दिया है, ठीक है, तो -1.66 वोल्ट माइनस 0.059 इंटू डिवाइडेड बाई 3 लॉग ऑफ। अब देखो यहाँ से ये आप इसको हटा दो तो 10 आएगा, लॉग 10 की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो ये तो 1 हो जाएगा, -1.66 डिवाइडेड बाई, अब इसको आप जब डिवाइड करोगे तो ये होगा -0, 3 1 जा 3 और 2 9 और 3 9 जा 27 ना, तो -0.19 इसको आप ऐड कर दो 0.19, तो ये सिंपल 9 7 और ये 6 आ गया,
माइनस 1.679, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है ये सी होगा, ठीक है, -1.68 यही हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका जो है सारा क्वेश्चन हो गए पार्ट ए का, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का पार्ट बी कराऊंगा, ठीक है। सो थैंक यू।